नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है जापान का संविधान। आज हम जापान का संविधान शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला अपना जो बिंदु होगा वो होगा जापान के संविधान की विशेषताएं। जापान के बारे में देखिए, जब बात कर रहे हैं अपन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान को मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित किया गया था। आपको ध्यान होगा कि जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाला गया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और पराजित किया गया था। तो उसके पश्चात जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने एक घोषणा की थी, पोर्ट शटडाउन घोषणा। बहुत ही फेमस घोषणा है। उस घोषणा के तहत यहाँ के संविधान का निर्माण किया गया था। जनरल मैकआर्थर के निर्देशन में इस संविधान को बनाया गया था और उसके पश्चात डाइट, वहाँ की संसद का नाम है डाइट ने इसका अनुमोदन किया था और वहाँ के सम्राट ने इसे स्वीकार किया था। और उसके पश्चात 3 मई 1947 को ये संविधान लागू हुआ था। और इसलिए हम जो संविधान पढ़ेंगे वो ये संविधान पढ़ेंगे 3 मई 1947 से जो संविधान लागू किया गया था। इस संविधान की विशेषताएं अपन आज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना लिखित संविधान, अर्थात जापान का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक निश्चित समय के द्वारा किया गया है और उसे एक निश्चित तिथि से लागू किया गया है। इस संविधान में वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 103 अनुच्छेद हैं और 111 इसमें अध्याय चल रहे हैं। अर्थात लिखा हुआ है, अनुच्छेद है 103, 111 अध्याय है और एक प्रस्तावना उसमें जोड़ी हुई है। दूसरा अपना बिंदु है, पॉइंट है, विशेषता है कि कठोर संविधान। जापान का संविधान न केवल लिखित है बल्कि इसके साथ साथ एक कठोर संविधान भी की श्रेणी में भी आता है। इसमें सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अलग अलग है। जापान के संविधान में तब तक संशोधन नहीं हो सकते जब तक कि वहाँ की संसद के 2/3 बहुमत से दोनों सदन उसको स्वीकार और प्रस्तावित करें और जनता का बहुमत उसे स्वीकार कर लेगा। ये दोनों चीज़ें होने के पश्चात ही संविधान में संशोधन होगा, इसलिए कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। फिर आता है जन संप्रभुता या लोकप्रिय प्रभुता, अर्थात संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति जनता को दी गई है। राजसत्ता का स्रोत जनता है। संविधान की प्रस्तावना में ही ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अंतिम शक्ति जनता के पास है, जनता से प्राप्त की जाएगी और जनता अंतिम संप्रभुता का इस्तेमाल करेगी। और ये संविधान जनता के द्वारा बनाया हुआ है और जनता के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो अंतिम प्रभुसत्ता जनता को दी है या जन प्रभुता का सिद्धांत वहाँ पर भी अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्रीय संविधान। ब्रिटिश संविधान की भांति यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी ये लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अपनाए हुए है, पूर्ण रूप से जनतांत्रिक है। सम्राट का जो पद है वहाँ पर, सम्राट का पद बना हुआ है ब्रिटेन की जैसे, लेकिन केवल औपचारिक महत्व ही है, उसका नाम मात्र का है, संवैधानिक है और शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के अनुकूल है। तो राजतंत्रात्मक होते हुए भी व्यवहार में लोकतंत्र वहाँ पर पाया जाता है। इसके पश्चात आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है, वहाँ पर इस सिद्धांत का भी पालन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 98 और 99 दो पर्टिकुलर अनुच्छेद हैं। 99 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये संविधान सर्वोच्च कानून होगा और इस संविधान के तहत कोई भी जो कानून है, अध्यादेश है, आदेश है या आज्ञा है या सरकार का कोई भी कार्य अगर इसके प्रतिकूल है तो वो मान्य नहीं होगा। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है। इसी तरह उन्होंने 99 में ये सभी को संविधान का सम्मान करने और पालन करने की बात कही है। इसके साथ ही न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है। अगर संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी अपनाया गया है। फिर आता है सीमित राजतंत्र। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नया जो संविधान है, जिसको 100वां संविधान भी कहा जाता है, इस संविधान में सम्राट की शक्तियों का अंत कर दिया गया है। पहले सम्राट शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन अब सम्राट की शक्तियों का अंत कर दिया और सम्राट पूर्ण रूप से अब सीमित या संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान बना हुआ है। सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन होना जरूरी है। सम्राट सारे कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है।
तो सीमित राजतंत्र का सिद्धांत अपनाया है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था होते हुए भी सम्राट जो है वो सीमित होता है। फिर आती है संसदीय शासन प्रणाली, अर्थात जापान में भी ब्रिटेन के जैसे संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था का जो मोटा लक्षण होता है वो दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो जापान में भी ये है नाम मात्र की और वास्तविक है। इसी तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसी तरह कार्यपालिका संसद के प्रति अर्थात डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वहाँ पाया जाता है। तो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। इसके पश्चात आता है एकात्मक संविधान, अर्थात ब्रिटेन में की तरह फ्रांस में भी शासन व्यवस्था एकात्मक पाई जाती है। अर्थात संविधान में सारी शक्तियां ही केंद्र को दी गई है, कोई बंटवारा नहीं किया गया है। पूरे देश के लिए एक ही केंद्रीय सरकार है, एक ही संसद है, डाइट है जो कानून बनाती है। हालांकि स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ वहाँ बना रखी है, लेकिन स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को वही शक्तियाँ दी जाती है जो केंद्र सरकार उन्हें देती है। वो दे सकती है, चाहे तब उन्हें वापस ले सकती है, उन्हें परिवर्तन भी कर सकती है। तो व्यवस्था के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ बना रखी हैं, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक है। संविधान में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को ही दी गई है। फिर आता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, अर्थात व्यवस्थापिका के दो सदन अपनाए गए हैं। प्रथम सदन जिसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं और द्वितीय सदन जिसे सभासद सदन भी कहा जाता है। इस तरह दो तरह की सदन होंगे। व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है। जब अपन व्यवस्थापिका पढ़ेंगे तब इन सदनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए अपन यहाँ इसको थोड़ा सीमित लेते हुए चलते हैं। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई है। फिर आता स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। उनके सेवा काल में उनके वेतन या सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई है, इसलिए स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था भी संविधान के माध्यम से की गई है। फिर आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए, हालांकि पहले जो संविधान था उसमें भी थे, लेकिन उनमें स्थिति स्पष्ट नहीं थी। नए संविधान में अध्याय 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, गैर कानूनी बंदीकरण से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार या काम पाने का अधिकार, इस तरह के अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। तो संविधान में ही मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश किया है, जैसे कर देना है, शिक्षा प्राप्त करना है, काम करना है, ये कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो संविधान में इनके बारे में प्रावधान किए गए हैं और सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसके साथ ही आता है नेक्स्ट स्थानीय स्वशासन। शासन प्रणाली को एकात्मक बनाए रखने के बावजूद भी स्थानीय शासन की प्रणाली अपनाई गई है। स्थानीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से संचालित की जा रही है। ब्रिटेन की जैसी व्यवस्था वहाँ पर अपनाई गई है। स्थानीय शासन की इकाइयों को अपना प्रबंध करने, अपना वित्तीय प्रबंध करने के संपूर्ण अधिकार भी वहाँ दिए गए हैं। तो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रावधान भी किया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है विशाल प्रस्तावना, अर्थात संविधान में जापान के संविधान के साथ एक विशाल प्रस्तावना जोड़ी हुई है। प्रस्तावना काफ़ी विस्तृत है और उसमें मोटे रूप से 5 बातें स्पष्ट की गई है। पहली बात उन्होंने ये स्पष्ट किया है प्रस्तावना में कि संविधान जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बना गया है और जनसंपूर्णता जनता के पास है। दूसरी उन्होंने जो बात कही है वो कि सरकार एक ट्रस्ट है, उसकी जो लाभ है वो जनता को द्वारा उपयोग किए जाएंगे, अर्थात जनता उसका उपभोग करेगी। सरकार एक ट्रस्ट है, जनता के हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई है। सरकार की शक्ति का जो प्रयोग है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार अपना कार्य करेगी। चौथी बात है कि जापानवासी शांत और न्यायप्रिय हैं, अर्थात उन्होंने युद्ध का परित्याग किया है, शांति की
कल्पना की है, शांति के आदर्श को स्वीकार किया है और ये बात उन्होंने प्रस्तावना में डाली। और लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि सभी राष्ट्रों को भय तथा प्रभाव से मुक्त रहने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है तथा सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान किया गया है। तो संविधान में एक विशाल जो प्रस्तावना है वो भी वहाँ पर जोड़ी गई है। नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। नए संविधान में जापान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। पहले जो जापान था वो धर्माचार्य राज्य हुआ करता था। एक धर्म होता था शिंटो, उसको राजकीय मान्यता प्राप्त होती थी, वो राव धर्म हुआ करता था। लेकिन ये 1947 का जो नया संविधान बना उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इसके पश्चात आता है एक और है युद्ध का परित्याग। जापान के संविधान की प्रस्तावना में ही ये बात डाल दी गई है कि जापान जो है वो शांति के आदर्श को स्वीकार करते हुए युद्ध का परित्याग करता है। देखिए, किसी भी देश के संविधान में युद्ध के परित्याग की बात नहीं कही गई है, केवल जापान एक ऐसा देश है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है। क्योंकि जापान ने युद्ध के परिणाम भोगे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, और उसके पश्चात भी काफ़ी दिनों तक आज भी वहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। बच्चे हैं वो अपंग है, कुछ मंदबुद्धि के या कुछ शारीरिक अपंगता उनमें विद्यमान होती है। जब वो बम डाला गया था उसके विनाशकारी परिणामों से जापान परिचित हो चुका है, भुक्तभोगी है, इसलिए उसने इस चीज़ को भी संविधान में डाला है कि जापान शांति के आदर्श में विश्वास करते हुए युद्ध का परित्याग करता है। इतना ही नहीं, सैनिकवाद को ख़त्म करने के लिए जापान ने एक और प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री या जो अन्य मंत्री या जो सरकार के सदस्य होंगे वो सिविलियन होने चाहिए। साथ ही सेनाओं को सिविल अधिकारियों के नियंत्रण में भी रखा गया है ताकि सैनिक हिंसा या युद्ध की जो परित्याग की कल्पना है वो साकार हो सके। इस तरह जापान के संविधान में ये विशेषताएं, ये लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, जापान का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें अमेरिका की भी विशेषताएं मिलेंगी आपको और ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं भी मिलेंगी, अर्थात दोनों का मिश्रण वहाँ पर पाया जाता है। आज इतना ही, नमस्कार।